अभी हाल ही में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती गुजरी, तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर की शुरुआत में उन्हीं की एक बात से करूं। बाबा साहेब कहा करते थे कि जो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वो लोकतंत्र के असली दुश्मन। और फिर ये क्या हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। और ये कितना अजीब है कि बाबा साहिब की इस सोच के विपरीत देश की आजादी के 78 साल बाद भी हम अपने देश में जाति के बगैर पॉलिटिक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे कहता कोई नहीं है, लेकिन करते सब वही के वही है। कोई सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर कर देता है, कोई गरीब गुरबा की आवाज के नाम पर उनकी आवाज बनने की बात पर कर देता है। और आज की हकीकत भी यही है कि जाति हमारे देश की सियासत की वो सच्चाई है जो नीतियां भी तय करती है और नेताओं का किरदार भी गढ़ती है। तो मैं अदिति नागर आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको भारतीय राजनीति की वो अमर कथा सुनाने जा रही हूं जिसमें जाति सबको भाती है। और इस कथा में देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के उत्थान, पतन और नए उत्कर्ष की छटपटाहट छिपी हुई। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। याद होगा आपको, साबरमती से तस्वीरें आ रही। साबरमती के तट पर कांग्रेस के दिग्गज जुटे थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और अलग अलग राज्यों से आए नेता और कार्यकर्ता। 65 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 2 दिन तक चले इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंथन और चिंतन से जो अमृत निकला वो फिर जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द जाकर सिमट गया। कांग्रेस के इस मंथन का आउटकम यह था कि पार्टी अब ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज को साथ लाई। और इसकी वजह यह है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने यह चख लिया था कि अगर दलित समुदाय साथ ना हो और उम्मीद 400 पार की हो तो 240 पे रह जाते। बीजेपी ये समझ गई थी कि संविधान बदलना, आरक्षण में तब्दीली, ये तमाम बातें जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्यों में जो कही थी वो कहीं ना कहीं काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद उससे सीखकर अपने पत्ते बदले। और वहीं राहुल गांधी भी ये समझ गए कि चाहे संसद हो या सड़क, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज की आवाज को उठाना होगा। यानी एक बार फिर इस अधिवेशन में यह तय हुआ, इस संकल्प लिया गया कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज को हम साथ लेकर चुनाव में आगे बढ़ेंगे। सत्ता में आने के बाद जातीय जनगणना ये भी करवाई जाएगी। सत्ता में आने के बाद आरक्षण की 50% सीमा को खत्म कर दिया जाए। एससी एसटी को जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सा मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू होगा। अच्छा, ये सारी बातें कोई नई नहीं है। अक्सर वो होता है ना, वो गिफ्ट जिसकी पैकेजिंग नहीं कर दी जाती। दशकों से ये बातें होती आ रही हैं और खास तौर पर जब चुनाव बिहार का तो नए पैकेज, नए कलेवर के साथ उन्हीं पुरानी बातों को, वादों को पेश कर दिया जाता है। लेकिन ये बातें और ये वादे दशकों से चले आ रहे हैं, पूरे आज तक नहीं हुए। एक बार फिर कांग्रेस ने ये तमाम बातें कही। अब हालांकि इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रवाद को काउंटर करने के अलावा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाने की भी चर्चाएं हुई। घर घर तक ले जाना इन मुद्दों को। लेकिन सारी गोलबंदी घूम फिरकर जातीय बंधन की जटिल राहों में जाकर उलझ गई।
इस दौरान संगठन सशक्त करने पर भी जोर दिया गया और ये किस हद तक हो सकता है ये तब पता चला जब करीब 6 दिन बाद राहुल गांधी वापस से गुजरात गए और कार्यकर्ताओं को बारात के घोड़े, रेस के घोड़े और लंगड़े घोड़े का फर्क समझाने लगे। मैंने कहा कि देखिए, 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। राहुल गांधी कांग्रेस में रेस के घोड़े ढूंढ रहे हैं और ऐसा ही एक रेस का घोड़ा उन्होंने बिहार में ढूंढ निकाला है जो उनके जातीय गोलबंदी की पिच पर फिट है। अब कितना हिट है ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जिस BDM यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम फॉर्मूले के तहत उन्हें देश में सियासत करनी है और देश की सियासत पर करीब उन्होंने 5 दशक तक एक छत्र राज भी किया है, वो अब उसे अपने PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। पुराने नतीजे पता है और वापस से उसे नए पैकेज में लेकर आ रहे हैं। अब इसकी चुनौती की बात बाद में करूं और कांग्रेस के इस फॉर्मूले में वोटर कितना विश्वास करेगा इसकी भी चर्चा करूं, लेकिन पहले आपको बिहार में दलित पॉलिटिक्स का इतिहास साझा कर देते हैं। साल था 2014 में वो 19 मई की शाम थी। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका, लेकिन पटना की आबो हवा में सस्पेंस का सन्नाटा था। 2 सीटों पर सिमटने के बाद नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया और बिहार को अगले सीएम का इंतजार था। लेकिन नीतीश ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, जिसे साथ लेकर वो राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी और अगले दिन जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान, राम सुंदर दास के बाद जीतन राम मांझी तीसरे ऐसे दलित नेता थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दलित समाज की आंखों में उज्जवल भविष्य के सपने तैरने लगे और वो सपने केवल 9 महीने में ही टूटकर बिखर गए। हालांकि मैं इतिहास के पन्नों से बस इतनी ही यादें लेकर आगे बढ़ रही हूं, क्योंकि मैं अब दलित पॉलिटिक्स के उन पन्नों को पलटूंगी जिसे पढ़ते तो सब हैं लेकिन फिर भूल जाते। साल 2022 में बिहार में हुए जाति जनगणना के मुताबिक राज्य में 82% हिंदू आबादी में 19.65% आबादी दलित वोटर की है। आई रिपीट, 19.65%। अब ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग 27.12% और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास यानी अति पिछड़ा वर्ग 36.01%। फिर स्वर्ण 15.52% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स 17.70% हैं। ये सारे परसेंटेज आपको ये बताते हैं कि बिहार की राजनीति क्यों जाति में उलझी रहती है। कभी बापू ने कहा था, टू सेवगार्ड डेमोक्रेसी द पीपल मस्ट हैव अ कीन सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देयर वननेस। लेकिन देश की राजनीति सबको अलग अलग होने का एहसास कराती है। अनेकता में एकता का सिद्धांत राजनीति की गलियों में आकर खंड खंड हो जाता है और जाति की राजनीति वो अखंड या शाश्वत सत्य बन जाती है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपनी भलाई वो देखते हैं।
तो सालों से सभी पार्टियां इन्हीं जातीय समीकरण के बीच जीत की चाबी तलाश रही, जिसमें राहुल गांधी अब पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने की जुगत में है। तो वहीं नीतीश कुमार अति पिछड़ा का दांव खेलते आए। आरजेडी भी एक बार फिर एमवाई समीकरण जो चलता आया है उसको लेकर आगे बढ़कर नीतीश कुमार के अति पिछड़े वर्ग में सेंध लगाना चाहते हैं। और वहीं बीजेपी 82% हिंदू के अलावा, अब ये कह लिया जाए कितना सत्य है और कितना जमीन पर आता है कि 82% हिंदुओं के अलावा मुस्लिम वोटर्स में पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ करने की चाहत में है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं उस समुदाय या उस धर्म में जिस तरह की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं खींचता नजर आ रही है, जो अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखती। अब मिला जुलाकर लड़ाई में जो जितनी ज्यादा जातियां अपने साथ जोड़ लेगा उसे उतना वोट मिल जाएगा। अब आपको दलित पॉलिटिक्स के चेहरों के बारे में बताते हैं। दलितों को साथ लाने के लिए बीजेपी जनकराम को आगे कर रही है, तो वहीं जेडीयू अशोक चौधरी को, और इसके अलावा भी मिथिलांचल में महेश्वर हजारी जेडीयू का दलित चेहरा है। फिर एनडीए के खेमे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी हैं, और नीतीश सरकार में मंत्री हैं महेश्वर हजारी, मिथिलांचल से जेडीयू के दलित फेस हैं। उनके पिता भी विधायक मंत्री रह चुके हैं, वह अपने पिता की विरासत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी का चेहरा ही काफी है, क्योंकि वो खुद ओबीसी है। तो वहीं कांग्रेस ने अब राजेश राम को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। राजेश कुमार राम पूर्व दिग्गज कांग्रेस दिलकेश्वर राम के बेटे हैं। दिलकेश्वर राम 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, और अब उनके बेटे राजेश कुमार उनकी सियासी जो पारी है या वो वारिस हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस को लगता है कि राजेश राम के जरिए वो बिहार में कमाल करेगी, पर सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? गुजरात अधिवेशन के दौरान सैम पित्रोदा ने कहा कि पार्टी में सिर्फ बातें होती हैं, लागू कुछ नहीं होता। सैम पित्रोदा का यह बयान शायद कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए काफी है। कैसे? वो अब आप आगे समझिए। राहुल गांधी एक और जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, मुसलमान को मिलाकर बिहार समेत पूरे देश में कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को जोड़ने को या वापस लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इस वोट बैंक से उन्होंने ब्राह्मण को अलग कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वर्ण अब पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जाकर जुड़ गया। तो ऐसे में उन्हें ज्यादा तवज्जो फिलहाल देने की जरूरत नहीं, पर अब एक्शन देखिए आप। ये तो वो कहते आए जो आपको बताया, अब एक्शन देखिए। गुजरात अधिवेशन से पहले ही कांग्रेस ने बिहार में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए। 40 जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट भी जारी होती है। अब ये बात अलग है कि इसमें कई नाम रिपीट तो थे ही, पर उसका भी सामाजिक ताना बाना जान लेते हैं। चुनावी साल में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राजेश कुमार को कमान सौंप दी गई। अब तक कांग्रेस के बिहार में 42 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनमें से राजेश चौथे दलित अध्यक्ष। इससे पहले 1977 में मुंगेरी लाल, 1985 में डूमर लाल बैठा, और फिर 2013 में अशोक चौधरी दलित अध्यक्ष बने थे। लेकिन 40 जिला अध्यक्षों में से 14 स्वर्ण जाति से बनाए गए हैं। फिर उसके अलावा 5 दलित हैं, 6 मुस्लिम और 1 महिला भी है। अब जातीय जनगणना पर भी कांग्रेस का कंफ्यूजन समझ लीजिए। राहुल एक और देश भर में जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद भी एक्शन नजर नहीं आता। राहुल ने खुद अहमदाबाद में कहा कि तेलंगाना में हुए जातीय जनगणना में 90% लोग ओबीसी और दलित से, जबकि रेवंत रेड्डी की सरकार में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों में से 7 सामान्य वर्ग से, एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं। फिर कर्नाटक में जातीय जनगणना की रिपोर्ट लीक हो गई। रिपोर्ट लीक होने के बाद सिद्धरामैया सरकार घिरती जा रही है।
कर्नाटक के लिंगायत समुदाय ने जाति जनगणना रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज कर दिया और एक नए सिरे से सर्वेक्षण करने की मांग की। अब वोकालिगा समुदाय के संत और नेताओं ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। बीजेपी भी मुसलमानों को दिए जाने वाले प्रस्तावित आरक्षण सीमा को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं बना पा रहे। अब यहां भी सवाल यह है कि कर्नाटक में भी कहीं कांग्रेस ने बर के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया। अब इस विरोधाभास के बीच कांग्रेस किस तरह से बिहार में पंजा मजबूत कर पाएगी, ये पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 38 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जिसमें से 20 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 18 सीटें महागठबंधन के खाते में और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें। तो सवाल यह है कि अगर कांग्रेस दलित वोट बैंक का चैंपियन बनना चाहती है तो वो क्या सिर्फ राजेश कुमार के चेहरे को रखकर संभव हो पाएगा? जहां तक बिहार में दलित पॉलिटिक्स का सवाल है तो वो पहले से ही 4 परिवारों के इर्द गिर्द ऑलरेडी घूमती नजर आ रही है। बाबू जगजीवन राम, उनकी बेटी मीरा कुमार और फिर मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार, रामविलास पासवान, उनके भाई पशुपति पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान। अब नई पीढ़ी में रामविलास की सियासत को चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। पशुपति पारस की पॉलिटिक्स के वारिस यशराज हैं और रामचंद्र पासवान के विरासत को प्रिंस पासवान आगे बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और बहू दीपा मांझी महावीर चौधरी की विरासत को बेटा अशोक चौधरी संभाले और उनकी बेटी शामवी भी सांसद है। राम सेवक हजारी के परिवार से महेश्वर हजारी और सनी हजारी सियासत में मैदान में है। तो वहीं अब कांग्रेस ने दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया है। जाहिर है बिहार में दलित पॉलिटिक्स चंद परिवारों के इर्द गिर्द सिमटी हुई नजर आती है। अभी आपको एक लंबी फहरिस्त बताएं और यहाँ स्कोप बहुत है, लेकिन कुर्सी के होप में सियासत को दलितों में सिर्फ वोट नजर आता है। इसीलिए राजनीति पीडीए या पीडीएम में उलझी नजर आती है। अब जरा सोचिए कि देश में दलित आबादी करीब 16.63% है, लेकिन देश को आज तक एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल सका। वोट बैंक की इस लड़ाई में दलित चेतना की अंगड़ाई यूं तो आजादी के बहुत पहले से उठने लगी थी, लेकिन आजाद भारत में दलित पॉलिटिक्स का सिलेबस ओबीसी चैप्टर के साथ इस तरह नत्थी किया जा चुका है कि दलित नेता हो, चिंतक हो या फिर दलित वोटर, सभी ओबीसी के दिग्गज नेताओं और वोटरों के साथ ही मान लिए जाते हैं। जबकि ओबीसी नेताओं के इर्द गिर्द घूमती सियासत में दलितों की हिस्सेदारी ना तो उनकी आबादी के अनुपात में है और ना ही उनकी बदहाली के हिसाब से। बदली हुई राजनीति में भी बापू के हरिजन और काशीराम के बहुजन सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं। और रिक्त स्थान तो आप समझते ही हैं, 2 शब्दों के बीच की खाली जगह, जिसके बिना वाक्य अधूरा है लेकिन जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं। तो दलित सियासत के चैंपियन को भी अब ये आगे बढ़कर समझना होगा और वजूद बनाना होगा, सिर्फ परिवार पर टिककर नहीं, समुदाय को साथ लेकर। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश की और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत टीवी।